आज ना हम ये बात करते हैं कि जो श्रमिक हमारे पास विकलांग होने के बाद आते हैं, उनको ईएसआईसी की तरफ से एक टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी कि एक अस्थायी अपंगता हित लाभ मिलता है या मिलना चाहिए, है जी। ना? पहले तो आप ये बताइए हमारे श्रमिक साथियों को कि ये है क्या? अस्थाई अपंगता हितलाभ जो आपने जिक्र किया। जब रोजगार चोट के कारण जब एक श्रमिक का इलाज चल रहा होता है और इस इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा दी गई छुट्टियां या रेस्ट की पर्ची को ईएसआईसी शाखा कार्यालय में जमा करने पर ईएसआईसी से जो पैसा मिलता है उस पैसे को अस्थाई अपंगता हितलाभ या फिर टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट यानी टीडीबी कहते हैं। और यह सैलरी के 90% की से मिलता है। जैसे किसी वर्कर की सैलरी 10,000 रुपये है तो उसको 9,000 रुपये मिलते हैं। और जब तक आपका इलाज चलता है तब तक ये आपको मिलता रहता है। ऐसे श्रमिक जिनकी 21,000 रुपये से कम है और ईएसआईसी में पंजीकृत है, वो ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही अस्थायी अपंगता हितलाभ के हकदार होते हैं। अच्छा, और जिनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा हो तो? तो 21,000 से ज्यादा सैलरी होने पर वो वर्कर ईएसआईसी में इसके हकदार नहीं होते, क्योंकि ईएसआई के दायरे से वो बाहर हो जाते हैं। अच्छा, तो मंजीत ये बताइए कि जो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं जी। और इन सालों में हमने 7 ज्यादा विकलांग साथियों को कोई ना कोई सहायता दिलवाई है ईएसआईसी से, चाहे जी। वो इलाज की हो, चाहे वो मुआवजे की हो, उसमें से टीडीबी कितने लोगों को मिला है? देखिए, अब तक सेफ इन इंडिया द्वारा जनवरी 2024 तक 800 से ज्यादा श्रमिकों को अस्थायी अपंगता हितलाभ दिलवाने में मदद की गई है। एक वर्कर को लगभग 15 से 20 हजार रुपए का हितलाभ मिला है इसमें। सेफ इन इंडिया के 4 सेंटर हैं, जो कि एक गुड़गांव में है, जो कि हेड ऑफिस भी है हमारा, मानेसर में, फरीदाबाद और पुणे में है, जो वर्करों को हितलाभ दिलवाने में ये मदद करते हैं। अच्छा, ये जो आपने 15-20 हजार रुपये बोले, ये एक बार है या हर महीने का है? नहीं, ये जब तक उसका इलाज, चोट लगने से लेके जब तक उसका इलाज खत्म नहीं होता उस दौरान जो छुट्टियां उसकी होती हैं और जो पैसा वो मिलता है, तो एक एवरेज अगर हम निकालें तो वो एक वर्कर की 20,000 रुपए की हितलाभ बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लेकिन कई बार वर्क कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे पूछते रहते हैं कि मेरी चोट रोजगार चोट है या नहीं है, मुझे इसीलिए ईएसआईसी कवर करेगा या नहीं करेगा, ये कंफ्यूजन क्या है? क्या होती है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। वर्कर को कंपनी या फैक्ट्री में काम करते समय यदि चोट लग जाती है, या कंपनी के काम से कहीं आते या जाते समय चोट लग जाती है, या फिर घर से कंपनी जाते हुए और कंपनी से घर आते हुए रास्ते में जो चोट लगती है, उसको रोजगार चोट कहा जाता है। तो कई बार इस बात की जानकारी वर्कर और नियोक्ता दोनों को ही नहीं होती कि कंपनी आने जाने के दौरान रास्ते में जब एक्सीडेंट के कारण चोट लग जाती है तो वो भी रोजगार चोट ही होती है। इस कारण से नियोक्ता एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा नहीं करता, जिससे वर्कर को जो हितलाभ जुड़े होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो आप ये कह रहे हो कि अगर कोई श्रमिक साथी काम पे आ रहा हो या जा रहा हो घर से, जी। या काम के दौरान काम की वजह से बाहर भेजा गया हो उसको, और उसको चोट लग जाए, तो वो कवर्ड है, उसको टीडीबी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उस केस में नियोक्ता को एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा करनी है 24 घंटे के अंदर, और इस बात की जानकारी नियोक्ता के द्वारा ईएसआई के जो शाखा कार्यालय में है अवगत कराना है उनको कि हमारा एक वर्कर था, वो कंपनी के बाहर गया था या फिर घर जा रहा था, उसको चोट लग गई, या फिर घर से कंपनी आ रहा था, उसको चोट लग गई। इसका बेनिफिट उसको मिलता है, जो रोजगार चोट से संबंधित जितने भी होते हैं वो उसको मिलते हैं। ठीक है। अब आपने एक्सीडेंट फॉर्म की बात करी, और हमारा एक्सपीरियंस है कि कई सारे कागज चाहिए होते हैं ये बेनिफिट लेने के लिए, और वो कागज सिर्फ टीडीबी के लिए नहीं चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर वो वर्कर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए, हमेशा के लिए विकलांग हो जाए, तो उन कागजों की जरूरत पड़ती है। पेंशन ईएसआईसी से बनवाने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ जाती है, राइट? तो बिल्कुल। टीडीबी लेने के लिए कौन कौन से कागजों की, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? कि टीडीपी लेने के लिए, टीडीपी या अस्थायी अपंगता हितलाभ प्राप्त करने के लिए
7 दस्तावेज होते हैं जिनको ईएसआईसी शाखा कार्यालय में जमा किया जाता है, जिनमें से वर्कर के द्वारा छुट्टियों की पर्ची, फिटनेस की पर्ची, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, इलाज की पर्ची और डिस्चार्ज कार्ड जो होता है, ये वर्कर की जिम्मेदारी होती है इनको जमा करने की। इसके अलावा नियोक्ता के द्वारा है वो एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है, सैलरी रजिस्टर होता है, हाजिरी रजिस्टर, वर्कर और उसके साथ में काम, वो गवाहों के बयान होते हैं जिन्होंने उसको उस टाइम पे देखा था जब उसको चोट लगी थी, वो एक तरह से गवाही देते हैं। इसके अलावा ईएसआई भी कुछ कागज इसमें जमा करती है। लंबी छुट्टियों के मामले में मेडिकल रेफरी की रिपोर्ट ईएसआई की ओर से जमा होती है और फार्म नंबर 10 जमा होता है। विशेष मामलों में जैसे रोड दुर्घटना में कुछ और दस्तावेज भी जमा कराने पड़ते हैं, जिसकी चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे को आप देख के समझ सकते हैं कि ये दस्तावेज तो विशेष मामलों में जमा कराने पड़ते हैं। मंजीत, जिम्मेदारी किसकी होती है? इतने सारे कागजात हैं, किसकी जिम्मेदारी है कि वो ईएसआईसी में जमा करे? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो होती है नियोक्ता की। इलाज के कागज जो होते हैं वो तो वर्कर के पास रहते हैं, वो हम्म, जमा कर सकता है और हाँ करता भी है वो टाइम पर। लेकिन हाँ काफी सारे दस्तावेज जुड़े होते हैं नियोक्ता के साथ, हाँ हाँ और हाँ। नियोक्ता उनको अगर टाइम पे जमा करे तो एक वर्कर को उसका जो हितलाभ है, उसका जो छुट्टियों का पैसा है, वो उसको समय पर मिले। आपके एक्सपीरियंस में क्या परसेंटेज, प्रतिशत वर्कर होते होंगे जो अप्लाई करते होंगे टीडीपी के लिए और उनको मिल जाता होगा? क्या ज्यादातर को मिल जाता है या ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं? नहीं, ज्यादातर को मिलता है। अच्छा। लेकिन लेकिन इसमें जो समय इसमें लगता है, समय हम्म। बहुत ज्यादा लग जाता है। कितना समय लग जाता होगा? जल्दी से जल्दी कितना हो सकता है, और कई बार अटक जाए तो क्या होता है? देखिए, अगर मैं अपने सेंटर फरीदाबाद की बात करूं तो पूरे कागज जमा करने के बाद में कम से कम एक एवरेज पीरियड मतलब जो रहता है वो 3 महीने का रहता है यहाँ पर, कि 3 महीने के बाद उसको जो पैसा है, हितलाभ है, वो मिल जाता है। अच्छा, 3 महीने लंबा टाइम है, पर इतना भी नहीं है कि वर्कर अपना नुकसान करे और ये ना ले। तो आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया और एक्सीडेंट फॉर्म का नाम बार बार आता जी। है ना? ये एक्सीडेंट फॉर्म का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और इसको कौन जमा करता है? एक्सीडेंट रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है, दुर्घटना रिपोर्ट भी, दुर्घटना फार्म भी, अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं। तो एक्सीडेंट रिपोर्ट जो होती है वो एक तरह की हम एफआईआर कह सकते हैं। इसके बिना अस्थायी अपंगता हितलाभ नहीं मिलता है। इससे ही पता चलता है कि वर्कर की जो चोट है वो रोजगार चोट है। इसको नियोक्ता के द्वारा जमा कराना होता है 24 घंटे के अंदर, ऑनलाइन ईएसआईसी। जो ईएसआई, इस रिपोर्ट में कुछ जरूरी जानकारी नियोक्ता को भरनी होती है, जैसे वर्कर को चोट कहाँ लगी, वो जगह का पता, चोट कैसे लगी और कितनी लगी है, चोट लगने का समय क्या था और उसकी शिफ्ट का टाइम क्या था। साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें 2 गवाहों की जानकारी एक्सीडेंट रिपोर्ट के अंदर दी जाती है। इस रिपोर्ट के ईएसआईसी के द्वारा पास होने पर ही अपंगता, अस्थायी अपंगता हितलाभ मिलता है। चाहिए। आई मीन, ऐसे कितने मालिक हैं, इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 24 घंटे के अंदर जमा कर देते होंगे? तो अगर ना जमा हो तो फिर क्या होगा? देखिए, वैसे तो रोजगार चोट में इसको जमा करना जरूरी है, लेकिन यदि किसी कारण से एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा नहीं होती है तो वर्कर को बीमारी हितलाभ मिलता है, जिसमें सैलरी का 70% पैसा मिलता है इसमें। कई बार अस्थायी अपंगता हितलाभ मिलने में देरी होने पर भी बीमारी हितलाभ दे दिया जाता है और केस पास होने पर 20% एरियर दे दिया जाता है। अच्छा। हाँ, बीमारी हितलाभ के लिए श्रमिक का ईएसआईसी में 9 महीने पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जिसकी साल में 2 अंशदान अवधि होती है, अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च। यानी आप अब अप्रैल और से सितंबर के बीच में इलाज करवाते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच आपका 78 दिन का पैसा ईएसआईसी में जमा होना जरूरी है। बात की, और वो पूछना चाहे तो वो ईएसआईसी में जाके पूछ सकता है, ईएसआईसी तो के हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है, और हमारे को भी फोन कर सकता है, हम उसको स्क्रीन पे दिखा देंगे।
जो नंबर पे हमारे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, फोन कर सकता है, इसके अलावा वर्कर कुछ कर सकता है? देखिए, उसको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए कि मतलब उसको बीमारी इत्तला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए शाखा कार्यालय है, जो लोकल ऑफिस है जिसको बोलते हैं, वहां पे जाके अपनी हकदारी चेक करवा सकता है। डिस्पेंसरी में भी हकदारी चेक हो जाती है। और हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज होता है वहां पे, अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ तो यहाँ पे अलग से काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे हकदारी कोई भी वर्कर जाके अपनी चेक करा सकता है कि वो बीमारी हितलाभ के लिए योग्य है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया बात है। ईएसआईसी से जवाब ना मिले तो हमारे पास आए, नहीं तो ईएसआईसी से जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आपने एक और डॉक्यूमेंट की बात करी, छुट्टी की पर्ची। ये छुट्टी की पर्ची का बहुत नुकसान होता है वर्कर्स को, ये तो मुझे भी मालूम है। तो इसके बारे में बताइए, इसकी क्या प्रोसेस है और ये होता क्या है? अगर चोट लगने पर ईएसआईसी में डॉक्टर इलाज करते हैं, और इस दौरान इलाज की पर्ची या ओपीडी स्लिप जो प्रेस लिखते हैं, जिसको वर्कर को अपनी डिस्पेंसरी में दिखाना होता है, इस ओपीडी स्लिप को डिस्पेंसरी में दिखाने पर छुट्टी की पर्ची मिलती है। इसको मेडिकल भी कहते हैं। मेडिकल कटवाने डिस्पेंसरी जा रही हैं तो इलाज की पर्ची साथ में जरूर दिखाएं, चाहे आपने पहला इलाज ईएसआईसी में करवाया हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया हो। डिस्पेंसरी से आपको मेडिकल की 2 कॉपी मिलती हैं, जिसमें से एक कंपनी में और एक पर्ची को लोकल ऑफिस में जमा करना होता है। अभी कुछ समय से मेडिकल को ऑनलाइन जमा करने का नियम ईएसआईसी ने बनाया है, जिसमें मेडिकल और हॉस्पिटल में एडमिट पर्ची को ऑनलाइन जमा किया जाता है। इसमें वर्कर को लोकल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। परंतु हमने फरीदाबाद में, मानेसर में, गुड़गांव और पुणे में देखा है, अभी मेडिकल ऑनलाइन करने के बाद एक कॉपी लोकल ऑफिस में भी जमा करानी पड़ रही है, जिससे हम्म, वर्कर का काम बढ़ रहा है। अच्छा, इसलिए हम ईएसआई। हम ईएसआईसी के हेड ऑफिस को लेके जाएंगे। अच्छा, ये आपने इतनी जो प्रोसेस बताई, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है श्रमिक के लिए, हाँ, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर एक बार श्रमिक समझ ले कि इनमें क्या दिक्कतें आती है और उसके बारे में सोच ले थोड़ा शांति से, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आप ये बताइए, आपके एक्सपीरियंस से, आपको इतने साल हो गए काम करते हुए, आपके एक्सपीरियंस में वर्कर्स को टीडीबी लेने में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या करे वो? दिक्कत तो बहुत आती है इसमें, लेकिन जो 5 दिक्कतें हैं, मैं मेन दिक्कतों के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। हमने 5 मेन दिक्कतें देखी हैं। नियोक्ता द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट जमा न करना, या फिर और दूसरे जो दस्तावेज, जरूरी दस्तावेज होते हैं वो जमा न करना। वर्कर के द्वारा छुट्टी की पर्ची ना कटवाना, या छुट्टी की पर्ची कटवाना लेकिन जमा ना करना लोकल ऑफिस में। नियोक्ता द्वारा वर्कर को चोट लगने के बाद ही ईएसआईसी में पंजीकृत करना, जो कि गैरकानूनी है। ई पहचान हम्म, कार्ड वर्कर की जानकारी, जैसे वर्कर का नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम गलत होना। ये जो आपने दिक्कतें बताई, ये हर श्रमिक के साथ, ये पांचों की पांचों तो नहीं होती, किसी श्रमिक के साथ कुछ, किसी श्रमिक के साथ कुछ, करेक्ट? बिल्कुल। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि हर श्रमिक को पांचों दिक्कतें होंगी, है। ऐसा ठीक है, या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, देखिए, शुरुआती जो चीजें हैं वर्कर के साथ में, मतलब उसको अपना मेडिकल का शुरू में जो सावधानी रखने वाली बात होती है, तो ये यही पांचों में से कोई ना कोई समस्या के साथ में वर्क होता है। हाँ, पर जब इस समस्या से निकल जाता है तो फिर ही काम आगे बढ़ता है उसका। तो ये बताइए यानी कि हर। जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमने लगभग 1,000 श्रमिकों को अब तक टीडीपी दिलवाया है, हाँ, आपको क्या लगता है कि हमारे श्रमिक साथी, चाहे चोट लगी हो या ना लगी हो, ये जरूरी बात है, ये ध्यान सबको रखना चाहिए, बिल्कुल। है ना, वो ऐसी क्या चीजें हैं कि वो हमेशा ध्यान में रखें, अपने कागज सही रखें, अपने कागज की मांग ठीक करें? ऐसी क्या चीजें हैं जो आप कहोगे कि ये हर श्रमिक को, चाहे विकलांग हो ना हो, चाहे चोट लगी हो ना हो, पर इन... देखिए, अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है और रोजगार चोट वो है, हाँ, हाँ, तो रोजगार चोट के मामले में जो दिक्कतें आती हैं उनसे बचने के लिए वर्कर को क्या करना चाहिए। और सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी दुर्घटना रिपोर्ट जमा है या, और ये पता करने के लिए नियोक्ता या एसआईसी का जो शाखा प्रबंधक होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा, अगर रिपोर्ट को की एक कॉपी
नियोक्ता तो और अच्छा होता है और बेहतर होता है, ताकि उसको एक कंफर्म हो जाए कि उसकी रिपोर्ट जमा हो गई है। हम्म। इसके अलावा अपनी छुट्टी की पर्ची और फिटनेस की पर्ची समय से डिस्पेंसरी से लेनी है और शाखा कार्यालय में जमा करवानी है। अपने नियोक्ता से कंपनी के ज्वाइनिंग के ई पहचान कार्ड मांगना है और नौकरी बदलने पर पुराना ही ई पहचान कार्ड करवाना है। ई पहचान कार्ड लेते समय अपनी सारी जानकारियों की बारीकी से जांच करनी है। लंबी छुट्टियों के मामले में मेडिकल शाखा कार्यालय से आरएम फार्म लेकर मेडिकल रेफरी से जांच करवानी। इन 5 चीजों में से मंजीत 3 चीजें या 2 चीजें ऐसी हैं जो हर वर्कर के लिए हैं, जैसे ई पहचान कार्ड। अब ई पहचान कार्ड तो हर वर्कर के पास होना चाहिए। जो वर्कर किसी भी जगह काम कर रहा हो जहां पर 10 से ज्यादा लोग हैं, वो ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ज्वाइन करने के पहले दिन ही उसको ई पहचान कार्ड मिल जाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है इसमें, क्या सबको मिलता है? क्या एक्सपीरियंस है हमारा? नहीं, सबको नहीं मिलता है। पहली बात तो नियोक्ता जो होता है वो वर्कर को कुछ टाइम तक काम करवा के देखता है कि कुछ टाइम तक वर्कर काम करे, महीना 2 महीना, उसके बाद उसका ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करे। या फिर उसका ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं जाता है। कई वर्करों का तो हमने ये देखा 2-2 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको ई पहचान कार्ड जब दिया जाता है जब उनको किसी तरह की बीमारी हो जाती है या फिर चोट लग जाती है। और खासकर रोजगार चोट के मामले में इस तरह की लेट ईएसआई कार्ड दिया जाता है। तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वर्कर, पहली बात तो वर्कर खुद ही नहीं मांगना चाहता कई बार। उसको ना तो इतना पता होता है कि मुझे ई पहचान कार्ड यहाँ से मिलेगा या फिर ये मुझे ले लेना चाहिए। तो इस केस में वर्कर नहीं मांग पाता है। लेकिन नियोक्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको ई पहचान कार्ड दे पहले ही दिन, लेकिन वो भी नहीं देता है। तो ये जो वर्कर ई पहचान कार्ड जिसको मिल नहीं रहा है कई वक्त तक, कई बार एक्सीडेंट के बाद तक, और हमारे ख्याल में जो 7,000 वर्कर जिनकी हमने हेल्प करी है, 2/3 को ई पहचान कार्ड एक्सीडेंट के बाद मिला, 5,000 से ज्यादा वर्कर्स को। जी तो बिल्कुल। इसका मतलब ज्यादातर जो वर्कर हमारे पास आ रहे हैं उनके पास ये कार्ड बाद में मिल रहा है। इसकी वजह से उनको चाहे टीडीबी हो, चाहे सेहत का कोई काम हो, चाहे परमानेंट डिसेबिलिटी की पेंशन हो, क्या दिक्कतें आती हैं इस डिले की वजह से कि कार्ड पहले नहीं मिला या रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुई? देखिए, अगर हम इलाज की बात करें तो अगर उसको ई पहचान कार्ड लेट मिला है, यानी जैसे आज ही बीमार हुआ और आज ही उसको ई पहचान मिला है, तो उसका इलाज तो ईएसआई करेगी। लेकिन तो जो बीमारी हितला मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जिसमें हम्म। हमने एक बात रखी थी कि 9 महीने पुराना ईएसआई कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल। वो उसको हितलाभ नहीं मिल पाएगा। और रोजगार चोट के मामले में ज्यादातर ये होता है कि जब वर्कर को चोट लग जाती है और ईएसआई कार्ड उसका उसको दिया जाता है, तो चोट लगने के 1 दिन या 2 दिन के बाद उसको ईएसआई कार्ड मिलता है। तो उस दौरान का इमरजेंसी में ईएसआई में इलाज नहीं हो पाता। हम्म। या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, हम्म। जिस कारण से उसको हितलाभ मिलने में भी परेशानी आती है। क्योंकि ईएसआई हमेशा ये जांच करती है जिस वर्कर को चोट लगी है, तो उस वर्कर को चोट लगने के तुरंत बाद एक अस्पताल में दाखिल करवाना होता है। हम्म। लेकिन कई बार ना तो ईएसआई कार्ड ना होने की वजह से या फिर नियोक्ता की कंपनी में ना होने की वजह से उस वर्कर को देरी के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिससे उसके इलाज में देरी होती है। सही बात है, और ये बात गैर कानूनी है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो ये बात। इम्पोर्टेंट बात है हमारे साथियों के लिए। और अभी जो रिवाड़ी में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 60 वर्कर्स जल गए बुरी तरीके से, और मेरे ख्याल आज तक 18 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है, उसमें से एक भी जला हुआ वर्कर ईएसआईसी हॉस्पिटल नहीं गया। हाँ। सबके सब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, और जब जिनसे हमने बात करी उनको ईएसआईसी कार्ड के बारे में मालूम ही नहीं था। तो मेरा मेरा जो यहाँ पर मैसेज है वर्कर्स के लिए वो ये, कि जिस दिन आप एक काम को ज्वाइन करें उस दिन पूछें आपका ईएसआईसी का पैसा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है तो आपको सैलरी स्लिप पे नजर आना चाहिए, नहीं कट रहा है तो काटने के लिए बोलें।
अगर, क्योंकि आपको ईएसआईसी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आप नहीं कटवाओगे पैसा। और दूसरा, उसी दिन ई पहचान कार्ड मांगें। और अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपके ऊपर है, श्रमिकों के ऊपर है कि कहाँ जाके क्यों बोलें, पर ये उनका हक है। मंजीत, ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत बोला इसमें? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। और वर्कर को पहले ही दिन, ज्वाइनिंग के पहले ही दिन उसके हाथ में ईएसआईसी कार्ड उसको मिलना चाहिए। और अगर ईएसआई कार्ड उसको पहले ही दिन नहीं मिल रहा है तो ऐसा है कि पास के जो शाखा कार्यालय है वहां पे जाए, और वहां के जो मैनेजर साहब होते हैं उनसे बात करें, उनको बताएं अपनी समस्या कि श्रीमान, मेरा ईएसआई कार्ड या ई पहचान कार्ड मुझे नहीं दिया गया है, कृपया करके मुझे मेरा ई पहचान कार्ड दिलवाया जाए। तो ये ईएसआई की जिम्मेदारी बनती है कि वर्कर को वो उसका ई पहचान कार्ड दिलवाए। सही बात है। अच्छा, एक्सीडेंट फॉर्म में आप कॉपी एक रख लें। क्या एक्सीडेंट फॉर्म पे वर्कर को खुद साइन करने की जरूरत होती है? नहीं, एक्सीडेंट फॉर्म में वर्कर को खुद साइन करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सीडेंट फॉर्म की कॉपी रखने से मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि वर्कर के हाथ में जब एक्सीडेंट फॉर्म होता है तो वो उसमें किसी प्रकार की जो गलती है वो देख सकता है, अपनी शिफ्ट का टाइम चेक कर सकता है, कितने बजे चोट लगी है वो चेक कर सकता है। और साथ में एक तरह से वो इंश्योर हो जाता है कि हाँ, उसकी एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा है। ठीक, ठीक। अच्छा, आपने पहले भी बताया कितना लगता है, लेकिन दोबारा बताइए कि टीडीबी लेने में कितने दिन लग जाते हैं आमतौर पे? जीडीपी लेने में एवरेज की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 4 से 5 महीने लगते हैं। लगते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर उसको वक्त पे ये लाभ ना मिले तो फिर वो क्या करे? देखिए, अगर वक्त पर उसको ये हित लाभ नहीं मिलता है तो सबसे पहले शाखा कार्यालय में शाखा प्रबंधक से मिलकर उनको लिखित में आवेदन देना चाहिए, और इसकी एक रिसीविंग लेनी चाहिए। हम्म। इसके अलावा ईएसआईसी की ओर से महीने के दूसरे शुक्रवार को शाखा कार्यालय और दूसरे बुधवार को क्षेत्रीय कार्यालय या उप क्षेत्रीय कार्यालय, यानी आरओ और एसआरओ, इनमें सुविधा समागम का आयोजन किया जाता है। वहां पर जाकर वर्कर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सीपी ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट की जा सकती है। इस साथ में सेफ इन इंडिया के सेंटर पर आकर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले खुद शाखा प्रबंधक से बात करें, वहां पर शाखा सुविधा समागम अटेंड करें। इसके साथ में ही आरओ और एसआरओ में जो सुविधा समागम होती है और दूसरे बुधवार को, उसको अटेंड करें। ठीक है। अच्छा, इस डिस्कशन में, इस बातचीत में हमने कई तरह के बेनिफिट की बात कर दी जो शायद सब श्रमिकों को समझ ना आए जी। या मालूम ना हो। एक तो हमने टीडीबी की बात करी, हाँ, ये अपंगता हित लाभ। दूसरे हमने पीडीबी की बात करी जो कि स्थायी अपंगता हित लाभ हो गया। और हमने सिकनेस लीव की भी बात कर दी जो बीमारी है के कनेक्शन में है। इन तीनों चीजों में क्या कनेक्शन, क्या है, क्या फर्क है, कैसे तीनों? क्या एक वर्कर को तीनों मिलेंगे या सिर्फ एक मिलेगा? क्या है इस बात का मतलब? देखिए, एक वर्कर को जब रोजगार चोट लगती है तो उसको मेडिकल शाखा कार्यालय में जमा होने के बाद उसको 90% की दर से मेडिकल का पैसा मिलता है। इलाज करवाने के बाद भी अगर अपंगता बनी रहती है तो स्थायी अपंगता हित लाभ मिलने के बाद ईएसआई से मेडिकल बोर्ड होता है, जिसमें पता चलता है कि वर्कर को कितने प्रतिशत चोट लगी है। और हाँ। इसके आधार पर वर्कर को पेंशन या पीडीबी या स्थायी अपंगता हित लाभ मिलेगा, ये पता चलता है। हम्म। तो पीडीबी जो होता है वो स्थायी अपंगता हित लाभ होता है जो वर्कर को जीवन भर मिलता है हम्म। ईएसआईसी की ओर से। और इसका एक प्रतिशत होता है। जैसे किसी को प्रतिशत 20%, जैसे किसी को चोट लगी है और उसकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो उसको 9,000 के हिसाब से तो अस्थायी अपंगता हित लाभ मिलेगा। और अस्थायी अपंगता हित लाभ का 20% यानी करीब 1,800 रुपये उसकी पेंशन यानी स्थायी अपंगता हित लाभ मिलता है। ये एवरेज क्या होगी? आपने बोला एवरेज जो हमने टीडीबी दिलवाया है वर्कर्स को अस्थाई लाभ, वो है बीस बीस पच्चीस पच्चीस हजार हजार रुपए के आसपास। लेकिन जो परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है, जो एक तरीके से पेंशन बोलते हैं लोग उसको, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है? जो मेरा जो अनुभव कहता है
कि एक उंगली कटने पर कम से कम 1,000 से 1,200 रुपए के बीच में जो पेंशन है वो मिलती है। और अगर 2 उंगली कटी है तो 2 से 2,500। और इसी तरह से 3 के लिए 4,000 के आसपास। अगर भाई 5 उंगलियां आपकी चली गई या फिर हथेली से आपका हाथ कट गया है तो फिर 5-6 हजार के आसपास ये आपकी पेंशन जो है वो आपको मिलती है। अच्छा। इसमें एक योगदान सैलरी का भी होता है कि वर्कर की जो सैलरी होती है उसके हिसाब से ही, उसी के परसेंटेज के हिसाब से ही ये पेंशन मिलती है। जैसे किसी वर्कर की एक उंगली कटी है और उसको 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, और उसकी 10,000 रुपये सैलरी है, और उसकी एक उंगली कटी है तो उसको 1,000 रुपये मान लीजिए पेंशन मिल रही है। और उसका साथी वर्कर है जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है और उसको भी उतनी ही चोट लगी है, तो उसके साथी वर्कर को 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी, क्योंकि उसकी सैलरी उससे ज्यादा है। हम्म। तो उसका नुकसान उससे ज्यादा माना जाएगा। उसका नुकसान उससे ज्यादा माना जाएगा। और इसमें फिर ये बात जिन भी इम्पोर्टेंट हो गई कि जो वर्कर की सैलरी है उसके लिए एक अच्छी साफ वेज स्लिप, एक सैलरी स्लिप उसके पास हो, और उसमें उसकी सैलरी कम ना लिखी हो, सच लिखी हो। ये बात आपने देखी है, इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, सैलरी स्लिप तो मैंने करीब, अगर मेरे पास 100 वर्कर आ रहे हैं तो उनमें से एक या दो के पास ही सैलरी स्लिप मैंने देखी होगी। हम्म। नहीं तो मैंने किसी के पास सैलरी स्लिप नहीं देखी है, क्योंकि उनको सैलरी स्लिप दी ही नहीं जाती। हम्म। जब तक उनको सैलरी स्लिप देते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी सैलरी एक्चुअल में है कितनी। एक मोटा मोटा सा हिसाब जो है वो उनको दे दिया जाता है कि आपका इस महीने का इतना पैसा बना है। किसी कागज पे दिखा दिया जाता है उनका, या फिर उनको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है, या फिर उनको मुंह जबानी समझा दिया जाता है कि आपका इतनी हाजिरी थी, आपका इतना पैसा बना है और इतना ओवर टाइम। और कैश में उनको दे दिया जाता है ज्यादातर। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे साथी जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में या दूसरी जगह, वो सैलरी स्लिप मांगे, उसमें ईएसआईसी का पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा है वो देखें, उसको रिकॉर्ड अपने पास रखें। क्योंकि अगर उसमें पूरी सैलरी दिखाई गई तो लाभ भी ईएसआईसी से ज्यादा मिलेगा, नहीं तो बाद में कौन क्या गड़बड़ करेगा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बात ठीक है? जी बिल्कुल। बहुत सारी बहुत कई बार ऐसा होता है कि जब वर्कर को, जब वो काम कर रहा होता है तो उसकी सैलरी कुछ और उसको मिल रही होती है, और जब उसको रोजगार चोट लग जाती है तो जो कागज नियोक्ता के द्वारा ईएसआईसी में जमा करवाए जाते हैं उसमें कुछ और सैलरी होती है। हाँ। तो हाँ। ये चीज को वर्कर को अपने नियोक्ता के साथ में पहले ही अगर सैलरी स्लिप मांग ली जाए तो वो बहुत अच्छा चीज रहेगी, उसको अपने सैलरी जो मिल रही है उसका पता रहे। बिल्कुल। और अगर कोई लेने से मना करे तो फिर से कानूनी तरीके वर्कर के पास हैं, अगर वो उस रास्ते पे जाना चाहे। पर नहीं भी जाना चाहे तो कम से कम एक डायरी बना के रोज की पेमेंट या हफ्ते की पेमेंट या महीने की पेमेंट जो भी मिल रही है, कितना टाइम की काम किया है, कितने दिन घंटे काम किया है, कितना ओवर टाइम है, जो भी वो नोट करे। क्योंकि एक वर्कर जो इसको नोट करता रहता है एक डायरी में, और उस रिकॉर्ड कई हफ्ते कई महीने कई साल का हो, तो उसको कानून में एक एविडेंस माना जाता है। तो ये सोच के चले, क्योंकि ये सिर्फ अपंगता हित लाभ की बात नहीं है, कई चीजें इससे जुड़ी होती हैं। बिल्कुल आपका ये सुझाव रहेगा मंजीत? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए, इसके साथ में ही हम लोग वर्कर को जिनको रोजगार चोट लगी होती है तो उनको लेबर वेलफेयर से भी 1 से 1.5 लाख रुपए की जो स्कीम है, जिसमें रोजगार चोट के कारण उनको 1 से 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, लेबर वेलफेयर ऑफिस है, वो दिलवाने में भी हेल्प करते हैं। और उसमें सैलरी स्लिप का बहुत अहम योगदान होता है, हम्म। क्योंकि उसमें अगर वर्कर का पैसा, लेबर वेलफेयर का पैसा कटा हुआ है तो ही उसको ये लाभ मिलता है। हालांकि इसके के लिए कोई भी सलाह, कोई भी बात आप बोलना चाहें? बिल्कुल जाने से पहले मैं दुर्घटना रिपोर्ट जमा कर अपना मोबाइल नंबर और खाता नंबर ई पहचान कार्ड में लगवाए आप, ताकि मेडिकल ऑनलाइन करने में कोई परेशानी ना आए।